नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। कोरोना वायरस के बारे में क्या कुछ हुआ, आपने पिछले 2-3 महीने में बहुत कुछ देख लिया। लॉकडाउन का तजुर्बा, किस तरह से लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ा, सड़कों पर लोग आज भी मौजूद हैं, घरों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी अजीब-सी कहानी है जिसमें वीडियो देखते हैं तो लरज़ जाता है इंसान जब एक औरत 2 ट्रेन के डब्बों के बीच में बैठ करके बच्चे को गोद में लेकर के सफर करती नजर आती है, या पैदल चलते हुए छोटे-छोटे बच्चे सैकड़ों-सैकड़ों किलोमीटर के लिए जाते हुए नजर आते हैं। इस सारे माहौल के बीच में मैं सिर्फ आपको आंकड़े छोटे से याद दिलाता हूँ, फिर आपको मेहमान से मिलवाता हूँ। अब तक दुनिया भर में 45,42,528, आज हम सैटरडे को बात कर रहे हैं, इतने लोग बीमार हो चुके हैं। 3,07,573 लोग मर चुके हैं पूरी दुनिया में और 16,24,819 लोग ठीक हो चुके हैं। ये ठीक होने की कहानी बड़ी अजीब है। वैक्सीन अभी नहीं बनी है, लेकिन ठीक हो चुके हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद अमेरिका में है, जहां 87,559 लोग मर चुके हैं। कुल बीमारों की तादाद 14,43,188 है और वहां पर भी ठीक होने वालों की तादाद 2,50,000 से कुछ ज्यादा है। ज्यादा जो जो मरने वालों का आंकड़ा है, उसमें अमेरिका के बाद यूके का है, जहां 33,998 लोग मर चुके हैं। इटली में 31,610, फ्रांस में 27,529। भारत में अब तक कुल मरीजों की तादाद 85,440 बताई जा रही है। मरने वालों की तादाद 2,752 बताई जा रही है। इस कहानी के शुरू होने के वक्त, तकरीबन जिस वक्त इस पर बहस शुरू हुई थी फरवरी में, हमने आपको एक खास मेहमान से मिलवाया था और वो हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब। उन्होंने कुछ बातें उस वक्त कही थी, WHO के बारे में बहुत कुछ कहा था, उसके अलावा बहुत सी बातें कही थी, मुझे वो याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो सब कुछ उनकी बातें याद आ चुकी होंगी। मैं इस वक्त एक बार फिर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब से आपको मिलवा रहा हूं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब, वेलकम है आपका। धन्यवाद। आप ये बताइए कि अब WHO कह रहा है कि कोरोना जाने वाला नहीं है। ये बात आपने भी शुरू में कही थी कि कोरोना कोई भी वायरल जो है वो खत्म नहीं होता, जाता नहीं। इसके अलावा सरकारें भी ये कह रही हैं, अलग-अलग सरकारें पूरी दुनिया में, कि अब हमें कोरोना के साथ ही रहना सीखना होगा। अब आप क्या कहते हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कोरोना जाने वाला नहीं है, ये तो शुरू से ही पता था, पहले दिन से ही पता था। क्यों? क्योंकि कोरोना कोई पहली बार आया नहीं है। सबसे पहली बार जो कोरोना आया था, पहला कोरोना आया था, वो यूएस में आया था, कोरोना का एक प्रकार 1965 में। दूसरा कोरोना आया था, दैट वाज इन हांगकांग 1985 के आसपास। और तीसरा कोरोना आया था 2004 में, नीदरलैंड में आया था। और चौथा कोरोना जिसे हम बोल रहे हैं नोवल कोरोना वायरस, ये आया चाइना में, वुहान में। तो पिछले जो इनके रिश्तेदार थे, कोरोना वायरस के जो रिश्तेदार थे, वायरस में क्या होता है, एक बात समझिए कि ये जब समझना हो कि नया वायरस कैसा बिहेव करेगा, तो जो पिछले वाले उसके उनके रिश्तेदार होते हैं, उनको हम देख के समझते हैं और उनका बिहेवियर भी मिलता जुलता होता है। तो ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड बिल्कुल ठीक बैठता है वायरस की दुनिया के बारे में बताऊं तो 1965 वाला देखें, यूएस वाला, या हांगकांग वाला देखें, या नीदरलैंड वाला देखें, या वुहान वाला देखें, इन 4 कोरोना वायरस आए, ब्रॉडली बोल रहा हूँ, वैसे 7 हैं तो, लेकिन 4 हैं जो भाई बोल सकते हैं, जुड़े भाई बोल सकते हैं, वो बिछड़ चुके थे, अलग अलग टाइम पे वो बता रहे हैं। तो पिछले सारे वायरस के जो बिहेवियर है, उनसे जितनी मोर्टेलिटी होती है, उनसे जितनी मॉर्बिडिटी होती है, उनसे जो जो तकलीफ होती है, उनमें टेम्परेचर जितना बढ़ता है, उनमें थकान जितना महसूस होता है, उनमें जितनी सूखी खांसी आती है, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही इसमें भी है। और ये पहले दिन से ही पता था, क्योंकि पहले दिन जब ये आया था वुहान में, तब इसके 3 भाई ऑलरेडी आ चुके थे, यूएस के माध्यम से, नीदरलैंड के माध्यम से, हांगकांग के माध्यम से। तो उन तीनों भाइयों के परिचय हमें हो चुका था और कई साल हो गए थे उसको झेलते हुए। मैं आपको बता दूं, आप और मैं
उन सारे 3 भाई जो कोरोना वायरस हैं पहले वाले, उससे कम से कम 10% बार बीमार पड़ चुके हैं। 10% एवरेज बता रहा हूँ। अगर आपको 10 बार फ्लू हुआ होगा, इन्फ्लुएंजा, उसमें से एक बार वो तीनों में से कोई एक भाई रहा होगा। ये वर्ल्ड एवरेज है, राइट। तो इसका मतलब हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया कोरोना वायरस, कोई नई बात नहीं है, राइट। तो इसीलिए जो आज बोल रहा है WHO, ये आज उनके लिए कोई नया चीज खोज निकाला ऐसा है नहीं। लेकिन क्या है कि अपना मुंह छुपाना है उनको, अपना बचाव करना है, कुछ तो बोलना है, और पूछने वाला भी कोई नहीं है, राइट। ये बड़ा ही शॉकिंग बात है। तो ये सारा एक ऐसा स्क्रिप्ट है, जब आप मूवी देखते हैं तो आपके लिए मूवी नहीं हो सकती है, लेकिन मूवी का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसने कहानी बनाई, लिखी है, उसको तो शुरू में ही पता है कि अंत में क्या होने वाला है। तो ये सारी स्क्रिप्टेड चीजें हैं, शुरू में ही पता था पहले दिन की आखिरी गोल क्या है। गोल मैं पहले तभी बता चुका था आपके पहले एपिसोड में। गोल है, इट इज ए कमर्शियल गोल, वैक्सीन, और वही होने वाला उसी दिशा में बढ़ रहा है। और उस दिशा में जब बढ़ रहा है, जैसे कोई फिल्म बढ़ती है तो ऑडियंस को रोचक लगे, तो उसमें कई सारे उतार चढ़ाव दिखते हैं, ताकि ऑडियंस को ये गेस न कर पाए कि अंत में क्या होगा। बस आप एक फिल्म देख रहे हैं, और आप एक किरदार भी हैं, और आप एक दर्शक भी हैं, लेकिन आपका कोई इसमें कंट्रोल नहीं है। ये इसकी असलियत है। अच्छा, इस सब में जो एक बात थी पूरी दुनिया में, जो कुछ, बल्कि न्यूयॉर्क वगैरह से तो कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं, जो नर्सेस ने, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उन्होंने खुद कहा कि लोगों को मारा जा रहा है। और जिस तरह से इलाज करने की बात कही गई कि शुरू शुरू में जो हमने वीडियोस देखी है चाइना की, लोग गाड़ी में टोल प्लाजा पर रुकते हैं, उनको चेक किया जाता है, और जैसे ही उनको हल्का सा शक होता है, वो एकदम उसको ऐसे उठा के ले जाते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया, उसे खुद भी मालूम नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा और बहुत से देशों में, जिसमें भारत भी है, जिस पर शक हुआ उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया, और क्वारंटाइन भी इतना बुरा कि वहां ना खाने पीने किसी तरह का इंतजाम नहीं, और इलाज उनकी मर्जी का होगा, इलाज मरीज से पूछ करके नहीं होगा कि क्या इलाज है। इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये इलाज का तरीका अपनाया गया, जबकि वैक्सीन कोई नहीं है, ये आज तक दुनिया, पूरी दुनिया कह रही है, वो तरीका कैसा था? आपको आप उसे कैसे देखते? दो बातें इसमें, दो बातें बोली आपने। एक तो दवाई की बात बोली, एक वैक्सीन की बात बोली। पहले दवाई की बात कर लेते हैं। देखिए, जो दवाई देते हैं वो मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, एंटी HIV देते हैं, एंटी मलेरिया देते हैं। एंटीबायोटिक नाम से जाहिर है बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करना। एंटी मलेरिया मतलब एक मलेरिया कोई वायरस नहीं है। जैसे बैक्टीरिया अलग है और वायरस अलग है। मलेरिया जो एक प्लाज्मोडियम है, वो एक अलग तरह का किस्म का एक जंतु मान लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लीजिए। और एंटी HIV ड्रग देते हैं। तो ये सारी दवाइयां कोरोना पेशेंट को ठीक करेंगी ऐसा एक भी एविडेंस अभी तक नहीं है। लेकिन ऐसे ढेर सारे एविडेंस है, हजारों एविडेंस है अब तक तो, कि ये सारी दवाइयों से किसी के मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्पेशली कोई अगर इन्फ्लुएंजा का पेशेंट को दें तो कोरोना इन्फ्लुएंजा है, तो इन्फ्लुएंजा के पेशेंट को अगर कोई एंटीबायोटिक दे दे, ऊपर से एंटी मलेरियन ड्रग दे दे, ऊपर से एंटीपायरेटिक, ये तीनों दवाइयां मिलके जो बनती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइजन। ये तीनों दवाइयों से पॉइजन कैसे बनता है, इसके सबूत अगर किसी को चाहिए तो मैंने आपको पहले भी अपने आपके शो में बताया था। मेरी एक किताब है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये मेरी वेबसाइट में जाके कोरोना bishrup.com/कोरोना में जाएंगे, biswap.com/कोरोना में जाएंगे तो ये किताब आपको मिल जाएगी। किताब में जो मैंने अभी बताया उस सबके एविडेंस सबूत के साथ दिया हुआ है कि ये जो सारी दवाइयां हैं ये मौत का रेसिपी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल जर्नल बोल रही है, जो टॉप मेडिकल जर्नल होती है, राइट, जो यूएस के पबमेड के साइट से लिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जग जाहिर है, ये कोई नया बात नहीं है। तो जो लोग मर रहे हैं वो कोई वायरस से नहीं मर रहे। कोरोना वायरस से लोग मरते नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस तो पहले भी 3 भाई हैं उसके, ठीक है ना। और चौथे भाई से क्यों मर रहे हैं जब तीनों से नहीं मर रहे? जबकि ये साबित हो गया कि ये वाला जो भाई है ये बाकी तीनों से भी थोड़ा कमजोर है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग नहीं, थोड़ा कमजोर है, राइट, जो बाकी ह्यूमन कोरोना वायरस है उससे, राइट। तो मर रहे हैं। जब आप दवा लेंगे, ये तीनों दवाइयों का रेसिपी दे देंगे तो दैट इज कॉजिंग डेथ। तो ये तो हुई एक बात जो हम बात कर रहे हैं दवाइयों की। अब बात करते हैं, आपने वैक्सीन का जिक्र किया। एक बात याद रखिए अच्छी तरह से कि कोई भी ऐसा वायरस जो RNA वायरस हो, उसकी वैक्सीन नहीं हो सकती।
तो कोरोना एक आरएनए वायरस है, इसकी वैक्सीन नहीं हो सकती। कारण ये कि ये अपना रंग रूप बहुत जल्दी चेंज करता है। मान लो आज एक वैक्सीन आ जाता है, जब तक की वैक्सीन आपको लगाएंगे तब तक वो वायरस थोड़ा बदल गया होगा, यानी कि अब ये वायरस के लिए ये वाला वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहा, राइट। और जब तक अब ये जो बदला हुआ रूप के हिसाब से वैक्सीन बनाएंगे तो तब तक ये और बदल जाएगा, जब तक वैक्सीन बन जाएगी। क्योंकि वैक्सीन को आपने देखा टाइम लैग होता है। आज वैक्सीन की बात सोचेंगे तो 2 साल में निकल जाएगा, और 2 साल में वो 4 बार रंग रूप बदल चुका होगा, एक नया कुछ बन चुका होगा। इसीलिए आरएनए वायरस की वैक्सीन नहीं बनती है, कामयाब होती नहीं है, वो बनते ही खत्म हो जाती है, तो वैक्सीन बन नहीं सकती इसकी। जी, अब ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि इन दवाओं से मिलकर के जहर बन जाता है और उससे मारने के लिए एक तरह से रेसिपी तैयार हो जाती है, ये ऐसा क्यों किया गया? ये एक बड़ा सवाल है कि ये कैजुअलिटीज बढ़ाना किसका मकसद हो सकता है? क्या कोरोना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना करके दिखाना था, इसलिए लोगों को मारा जा रहा है? या इसका कोई और एंगल भी है? क्यों ऐसा क्यों सोचा गया कि वो दवाइयां ली जाएं कि जिससे लोग मर जाएं? ऐसा क्यों सोचा गया? क्या हो सकता है? देखिए, इसमें लोग मान लो मरेंगे नहीं तो ये व्यापार बनेगा नहीं, लोग डरेंगे नहीं, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, व्यापार बनेगा नहीं। मैं इसका सबूत दे देता हूं आपको कि ये मेरी सोच नहीं है, ये ट्रुथ है। ट्रुथ वो ये कि यूएस का जो सीडीसी है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, उसने गाइडलाइन निकाला है, अभी गाइडलाइन लागू है यूएस में, कि कोई भी पेशेंट है अगर हॉस्पिटल में मरता है या यूएस के धरती में कोई आदमी मर जाता है, तो उसकी अगर अगर डॉक्टर को शक हो कि इसकी सांसों की वजह से मरा है या हार्ट की दिक्कत से मरा है, तो वो शक के आधार पे भी उसको कोरोना वायरस से डेथ मान सकता है, लिख सकता है डेथ सर्टिफिकेट में, पहली बात। और अगर कोरोना वायरस से डेथ ऐसा लिख देता है डॉक्टर, तो उसको उसके अलग इंसेंटिव भी मिलेंगे, ये ऑफिशियल है, ठीक है ना, अलग इंसेंटिव मिलेंगे क्योंकि उसने अच्छा, कोरोना अच्छा। वायरस से डेथ को लिखा है, सीडीसी के साइट पे है। तो अब देखिए, मतलब ये कि वहां पे यूएस की धरती में जितने भी लोग मर रहे होंगे, चांसेस है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना वायरस आ रहा होगा। अब जब कोरोना वायरस आएगा उसके डेथ सर्टिफिकेट में, तो अब जब वो आंकड़े अभी आपने बताए थोड़ी देर पहले ऑडियंस को, उस आंकड़े में वो सारे लोगों के भी नाम दर्ज हैं जो एक्चुअली कोरोना से मरे नहीं है, ना ही उनका कोरोना टेस्ट हुआ है, राइट। कोरोना टेस्ट ही नहीं हुआ है। सीडीसी कहता है कोरोना डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना वायरस से डेथ या कोविड से डेथ लिखने के लिए कोरोना टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डॉक्टर की सूझबूझ की आवश्यकता है। डॉक्टर सोच के, उसको लगता है, शक होता है कि क्या पता कोरोना वायरस हो, और वो जो क्या पता, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बस डॉक्टर सोचे तो वो लिख देगा, और अगर लिख देगा तो वो जो आपने आंकड़ा बताया, उस आंकड़े में एक और आंकड़ा जुड़ जाएगा। तो जो अभी आंकड़ा बता रहे हैं वो कोरोना वायरस का आंकड़ा नहीं है, वो डॉक्टर की सोच के हिसाब से जो डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है उसका आंकड़ा है। ये हुई एक बात। दूसरी बात, अब भारत की बात करते हैं। भारत में भी पिछले हफ्ते वही किया जो यूएस ने किया था। मतलब ये कि भारत में आज का दिन 16 तारीख, आज अगर किसी का देहांत होता है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर देखेगा उसको, और नियम बन गया है कि अगर उसकी सांसें लेने में दिक्कत है आखिर में मरते वक्त, और अगर हार्ट में कुछ तकलीफ है डॉक्टर को लगती है, तो ऐसे 2 कंडीशन में कोरोना डॉक्टर को लिखना ही पड़ेगा। लिखना है कि नहीं, वो डॉक्टर का ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर हैज टू राइट कोरोना। अगर टेस्ट नहीं हुआ तो भी कोरोना, टेस्ट हुआ और नेगेटिव आया तो भी कोरोना, टेस्ट हुआ और पॉजिटिव आया तो भी कोरोना। मतलब 3 केसेस में कोरोना लिखना है। टेस्ट पॉजिटिव आया तो लिखना है कोरोना डेथ, टेस्ट नेगेटिव आया तो लिखना है कोरोना डेथ, और टेस्ट नहीं हुआ तो कोरोना डेथ। तो यानी कि आज की तारीख में, आज 16 मई है, भारत के धरती में कोई अगर मरता है तो वो कोरोना डेथ से मरता है। लेकिन अगर आप और मैं अगर कोरोना से नहीं मरना चाहते, तो एक ऑप्शन दिया है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, वो है कि अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो उसको हम कोरोना डेथ नहीं मानेंगे, बाकी सब कुछ लगभग एक्सीडेंट को छोड़ के सब कुछ कोरोना डेथ ही होगा। लोग अब भारत में कोरोना के अलावा नहीं मरेंगे। ये मैं आईसीएमआर के साइट में पिछले हफ्ते का उनका अनाउंसमेंट है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मंशा जो है, आप बात कर रहे थे, तो मंशा इतने से मेरे ख्याल से क्लियर हो जाता है पब्लिक को कि भाई अचानक जो मृत्यु है, अचानक जो आप देख रहे हैं रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वो आंकड़े बढ़ने में कंट्रीब्यूशन किस चीज का है, और ये जो नया नियम बना है, इस नियम के पीछे का साइंस क्या है या उसका जो साइकोलॉजी वो क्या है, ये तो ऑडियंस खुद ही कंक्लूड कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अजीब बात है कि टेस्ट ना हो तब भी कोरोना का वो लिख सकता है। और एक चीज और, उसमें सांस में प्रॉब्लम हो मरते वक्त, ये तो हर एक को होती है। सांस ही तो रुकता है जिससे आदमी मरता है।
तो ये तो हर एक के लिए खुली खुली आजादी हो गई थी। हाँ, मतलब दुनिया में आज तक कभी हुआ है कि मरते वक्त उसकी सांस में प्रॉब्लम ना हुई हो, दिल में प्रॉब्लम नहीं हुई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? राइट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई मर रहा है तो सांस रुकेगी और दिल में दिक्कत होगी। तो यानी कि अगर कोई डॉक्टर सस्पिशियस है कि भाई सांसों में दिक्कत है, जो कि होगी तभी तो मर रहा है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल भी अनसाइंटिफिक बात है, लेकिन आज ये सच है। ये आपको यकीन नहीं होगा, ऑडियंस को यकीन नहीं होगा, तो मैं तो एनकरेज करता हूँ ऑडियंस को, आप जाओ जाके ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइट में जाके डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखना है ये देखो, उसको पढ़ो। मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है, वहां पे थोड़ी मुश्किल भाषा में जैसे कार्डिक इंजरी लिख दिया। अब कार्डिक मतलब हार्ट के अंदर इंजरी, वो डॉक्टर के आंखी को एक्सरे तो है नहीं, अंदर घुस के देख सकता हो। राइट, वो तो बाहर से अनुमान लगाएगा कि हार्ट में इंजरी होगी, हार्ट रुक गया तो इंजरी होती है, गाड़ी रुक गई तो कुछ ना कुछ तो टूटा होगा। राइट, तो ये चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि जितने आंकड़े आप बता रहे हैं, भारत के बता रहे हैं या यूएस के बता रहे हैं, उसमें वो आंकड़े भी शामिल है जो कोरोना से नहीं मरे, प्लस वो आंकड़े भी शामिल है जिसकी डेथ कोरोना की दवाइयों से हुई है। राइट, तो अभी भारत ये मानता है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से एक भी मौत नहीं हुई है, तभी तो ये आंकड़े हैं। राइट, या तो फिर भारत बताए कितने लोग ऐसे जो दवाइयों की वजह से मरे हैं, एक भी नहीं। राइट, तो ये जो आंकड़े हैं ये मिसलीडिंग आंकड़े हैं। उनका कोई अलग आंकड़ा कहीं कोई दुनिया भर में नहीं बता रहा है दवाओं से मरने वालों का। जिन दवाओं के बारे में आपने कहा कि ये जहर बन जाती हैं जब तीनों दवाएं मिलती हैं। तो अच्छा, अब ये बताइए, ये WHO, ICMR ये जो जिस तरह से भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर एक तरह से कंट्रोलिंग बॉडीज हैं, जिनको एक तरह से लेजिटिमेट समझा जाता है दुनिया भर में, ये किससे मिले हुए हैं? आखिर क्या है ये कहानी? देखिए, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं कि एक बूढ़े आदमी की जो बहुत दिन से बीमार था, वो हॉस्पिटल में डेथ हुई और उसका डेथ के बाद में कोरोना टेस्ट करने की बात कही गई। डेड बॉडी 2 दिन तक अटकी रही, घर वालों को नहीं दी गई। और उससे पहले जब वो आदमी जिंदा था तब उसका कोरोना टेस्ट हो चुका था। तो अब बाद में टेस्ट करके उलझाए रखना या किसी भी तरह से उसको भी कोरोना के मरने वालों में ही शामिल कर दें, ये बहुत ही तकलीफ देह है। इसे थोड़ा सा और बताइए कि आखिर इस पूरी फ्रेटर्निटी में ये गैर इंसानी हरकत, कोई कोई देखिए, डॉक्टर का पेरेंट्स में से भी तो कोई ऐसा हो सकता है जो किसी और दूसरे डॉक्टर का शिकार हो जाए। क्या उसको उस वक्त ये ख्याल नहीं आता कि मैं इसको मारने की दवाएं दे रहा हूं? क्या मेरा भी कोई घर का आदमी इस तरह से मर सकता है? इंसानी तरीके से अगर सोचा जाए तो ये बहुत ही गैर मामूली गैर इंसानी हरकत है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट अगर आप कर सकते। देखिए, इसमें क्या है कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर नहीं सोचेगा, बल्कि डॉक्टर खुद भी बीमार पड़ेगा तो वो खुद भी वही वाली दवा खा रहा है। तो डॉक्टर के दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जो ICMR बोलेगा, मुझे मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसे करूं। एक बात समझिए, जब एक सेना जाती है, फौज जाती है जंग लड़ने, तो जो फौज में जो सेना होते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे जो सेनापति बोलेगा बिना सोचे समझे मुझे बंदूक उसी डायरेक्शन चलानी है। मुझे सोचना नहीं कि आगे जो है वो दुश्मन है कि दोस्त है, क्या है, कारण क्या है। उसको सिर्फ ये एक ही इंस्ट्रक्शन दिमाग में कि जो मेरा सेनापति बोलेगा, वो कुछ भी बोले मुझे वो करना है, उसमें कोई शक नहीं करना, कोई सवाल नहीं करना है। तो ये एक तरह का मेंटेलिटी होती है हर फील्ड में। वैसे ही जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके दिमाग में ये है कि हमारा जो माई बाप है, ICMR बोल सकते हैं, WHO बोल सकते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, उनके जो भी प्रोटोकॉल है वो XYZ कुछ भी हो, हमें उसके बियॉन्ड सोचना ही नहीं है। दैट इज हाउ दे आर प्रोग्राम। और अगर किसी ने सोचा, मान लो इक्का दुक्का आपकी मेरी तरह कोई डॉक्टर हुआ, तो उसी वक्त उसका जो मेडिकल डिग्री है वो कैंसिल हो जाएगा, वो डॉक्टरी फ्रेटर्निटी से बाहर हो जाएगा और वो सोचने का काबिल नहीं रह जाएगा। तो दे आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक दैट। उनको इसकी इजाजत नहीं है कि वो इसके बियॉन्ड सोचे, और अपना इलाज भी जब हो रहा होगा तब भी वो यही वाले दवा ले रहे होंगे और लेते हैं। और डॉक्टर भी, आपने देखा भारत में भी, बाहर भी डॉक्टर भी मरते हैं। तो इसीलिए अच्छा, ये हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर है वो सिर्फ एक प्यादे बोल सकते हैं आप, वो एक मोहरा बोल सकते हैं आप, वो खुद भी एक विक्टिम है, एक बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना। तो उनको कुछ पता नहीं है और वो खुद ही विक्टिम है, खुद भी मर रहे हैं, लोगों को भी मार रहे हैं। वो सिर्फ एक जरिया है, एक टूल है। अच्छा, आपने शुरू से एक बात कही है जो दोहराते रहे हैं आप, कि ये डर का व्यापार है। तो अब आपको ये इतना बड़ा व्यापार हो चुका,
शंघाई एयरपोर्ट पर और बहुत सी जगहों पर बहुत सा माल इकट्ठा हुआ नजर आ रहा है। शायद बहुत से मुल्कों ने लेना भी बंद कर दिया है। ये कारोबार कितना बड़ा हुआ इस दिन, इसी इसी दौरान? आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि किन किन देशों को कितना फायदा हुआ और किसने किस किस को लूट लिया और कौन कौन अपनी तिजोरियां भरने में कामयाब हो गया? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपको अनुमान लगाने के लिए। याद कीजिए जब जनवरी फरवरी की बात है, कोई भी अगर एयरपोर्ट गया हो या टीवी में एयरपोर्ट का सीन देखा हो कि जितने भी लोग एयरपोर्ट से निकल रहे थे उनके सबके यहाँ पे वो क्या वो जो थर्मोमीटर से चेक कर रहे थे टेम्परेचर, राइट। तो मजे की बात यह है कि वो जो टेम्परेचर के थर्मोमीटर भारत में खत्म हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जनवरी महीने में चाइना ने पूरे दुनिया से और इंडिया से सारे के सारे थर्मोमीटर वापस इंपोर्ट कर लिए, वापस ले लिए। जो चाइना ने ही यहाँ पे भेजे थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, वो डबल दाम में वापस खरीद लिए। तो अच्छा। भारत में थर्मोमीटर खत्म हो गए, जबकि हमारे एयरपोर्ट को थर्मोमीटर की जरूरत थी। जी 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 जी। ठीक है ना। तो भारत ने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर होता है, इंडस्ट्रियल जो मशीनों को टेम्परेचर नापते हैं, उनसे हाँ। इंसान को नाप रहे थे, जो कि करेक्ट फिगर नंबर देगी ही नहीं। अच्छा। ठीक है ना। ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ जरा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि करीब 2 महीने, फरवरी और मार्च का महीना, भारत में थर्मोमीटर के बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि भारत के पास जो थे वो चाइना ने इंपोर्ट कर लिया। भारत अपना खुद का थर्मोमीटर बनाता नहीं है। अब अप्रैल महीने में चाइना ने ढेर सारा थर्मोमीटर बना दिया। अब भारत पहले से डेस्परेट था कि कहीं से मिले तो सही मैं ले लूं। तो जो थर्मोमीटर भारत लेता था, डिस्ट्रीब्यूटर लेता था करीब 300 रुपए में वही थर्मोमीटर इंपोर्ट करने के लिए भी 3,500 में ले रहा है। 3,500 में एक थर्मोमीटर। एक हाँ थर्मामीटर। हाँ, 3,500 में। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 3,500 में लेके 3,700 600 बड़ा कम मार्जिन बेच रहे हैं। अब भारत की स्थिति आज की तारीख में 16 मई है, आज की तारीख में है कि थर्मोमीटर की भरमार है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस खेल में थे भी नहीं, जिनके बिजनेस बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया चाइना में। सब लोग थर्मोमीटर खरीद रहे हैं। तो ये भारत में लोग कम है, थर्मोमीटर ज्यादा है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मास्क का एग्जांपल ले लीजिए, राइट। और इस तरह से कई सारे और एग्जांपल्स हैं जो इसके इर्द गिर्द हैं। पीपीई जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का एग्जांपल ले लीजिए। तो सब कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा खरीद लिया। ऐसे लोग मैदान में कूद पड़े जिनका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन से है ही नहीं, क्योंकि उन सबके जिनके दुकानें थी, छोटी मोटी फैक्ट्री किसी और चीज की थी, कोई होटल था, वो सब बंद हो चुका है। तो अब एक ही बिजनेस चालू रहा पिछले 2-3 महीने में, वो है कि इंपोर्ट करना ऐसे सामान जो कोविड के, कोरोना के किसी भी काम आते हो, राइट। तो हुआ ये कि चाइना सबसे बड़ा फायदेमंद रहा उसका पिछला 3 महीना। पूरे दुनिया में चाइना ने भरपूर बिजनेस किया, भरपूर। और इंडिया में, और पूरे जो हाल इंडिया में थे वही हाल बाकी देशों में था। जाहिर सी बात है कि सबके धंधे बंद हो चुके थे और सबको बिजनेस से एक ही चीज में दिख रहा था, कोरोना के प्रोडक्ट को लेना। तो चाइना ने धुआंधार धंधा किया। और जब तक भारत को पता चला कि भाई ये तो ओवरस्टॉक हो गया, हमने ज्यादा महंगा खरीद लिया, 10 गुना ज्यादा दाम में खरीद लिया, और जितना यहाँ कैपेसिटी है बेचने की उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने खरीद लिया। तो अब वो पूरा का पूरा अब खेल लोगों के सामने कि हम तो बेवकूफ बन गए, हम तो बुद्धू बन गए, तो सामने आ गया। तो जो फायदा हुआ, ये पहले इंटरव्यू में मैंने आपको बोला था, जो हम बैठे थे आपके साथ, जो मेरा पहला इंटरव्यू था, कि सबसे पहला जो फायदा होगा वो चाइना को होगा, उसके बाद यूएस को होगा, और बीच का जो एक डायरेक्टर है दोनों कंट्रोल, वो है WHO। तो चाइना ने, चाइना उस वक्त जो लग रहा था ये विक्टिम है, इसका तो इकोनॉमी क्रैश हो गई। अब आप देखिए कि चाइना सबसे बड़ा हीरो बन के निकला, और जो कि मैंने तभी प्रेडिक्ट करके बता दिया था आपको। अच्छा, ये तो वो दवाएं, वो चीजें थी, इक्विपमेंट थे, या जो जो थर्मामीटर और पीपीई और मास्क, ये तो इमीडिएट जरूरत वाली चीजें थी। एक एक लंबी कहानी शुरू हुई, वैक्सीन बनाने के लिए फंड्स लगाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने किसी स्पेशलिस्ट को उसका इंचार्ज बनाया है कि वैक्सीन बनानी है और जल्दी बनानी है। अभी मैं देख रहा था कल इजराइल के कुछ मीडिया में कि उन्होंने 6-7 वैक्सीन बना करके और पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये इसके बाद वाली जो कहानी चलने वाली है, ये तो हो गया, ये ओवर स्टॉक। बल्कि जिस तरह से कंप्यूटर्स का, इलेक्ट्रॉनिक का जो स्क्रैप आपको नजर आता है, जैसे हम दिल्ली में जाते हैं तो कहीं नेहरू प्लेस के बैकग्राउंड में कहीं आपको बहुत कुछ पड़ा मिलता है। अब ऐसा लगता है कि अस्पतालों के भी पीछे बहुत कुछ
ऐसा इकट्ठा हो चुकेगा कुछ महीनों बाद, जिस स्क्रैप का आपने जिक्र किया, जो 300 की जगह 3,500 रुपए का ये खरीदने पर मजबूर कर दिया गया थर्मामीटर। लेकिन ये अब जो इसके बाद वैक्सीन वाली कहानी शुरू होगी, उसमें और उनका जो जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उनका कारोबार कैसा चलेगा आगे इसके बाद। ये चूंकि फॉलो अप बहुत कुछ होना है ना, बिजनेस बिजनेस आज ही होकर के खत्म तो नहीं होना, अभी आगे भी चलना। आप उसे कैसे देखते? देखिए, ये परमानेंट बिजनेस बनने वाला है, जो मैंने आपको पहले इंटरव्यू में बताया था। इट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट बिजनेस। एक बार जिस तरह से ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है, एक बच्चा पैदा होते ही उसको वैक्सीन लगना ही लगना है। जो भी इंसान इस दुनिया में आएगा, जो भी बच्चा इस दुनिया में आएगा, वो ऑटोमेटिक उनका ग्राहक बन जाता है। ट्यूबरकुलोसिस का ग्राहक, पोलियो का ग्राहक, पोलियो वैक्सीन का ग्राहक। तो उसी श्रेणी में कोरोना वैक्सीन भी अब जुड़ गया। मतलब वो स्टेटस तो मिल गया, वैक्सीन अभी आ ही जाएगा, राइट। वो चाहे काम करे ना करे, तो बल्कि वो एडवर्स इफेक्ट भी कर सकता है या करता है इस तरह के वैक्सीन। मतलब बच्चे अपाहिज हो जाते हैं मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से। और ऐसे तो ढेर सारे केसेस हम अमेरिका में देखेंगे। वहां पे एडवर्स रिएक्शन एक सेंटर है, उनका एक वेबसाइट है। ऐसे माता पिता जिनके बच्चों को वैक्सीन लगाया और बदले में बच्चे एडवर्स रिएक्शन हो गया, यानी कि मेंटली रिटार्डेड हो गए, तो ऐसे पेरेंट्स को कंपनसेशन मिलता है। ऐसे पेरेंट्स वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, ये लॉ है, लॉ। लेकिन ज्यादा उनको पैसा मिल जाएगा, वो पैसा गवर्नमेंट देगी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर नहीं देगा। लेकिन भारत में ना तो वो केस कर सकते हैं, ना ही पेरेंट्स को पैसा मिलेगा। बोलने का मतलब ये कि फायदा तो कुछ होता ही नहीं है, बल्कि नुकसान होता है। वो एक ऐसा एक नॉर्मल बच्चा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है कई सारे तरह के, और वो लाचार हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो वैक्सीन तो कुछ भी बना के दे देंगे, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। और इस होड़ में आप देखिए, यूएस है और चाइना है, और जो चीजें वो बोल रहे हैं, जो ट्रम्प अनाउंस कर रहा है, उस पर मत जाइए। खेल उससे आगे का और गहरा कुछ है। लेकिन जो आप टीवी में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो वो आपको चाहते हैं दिखाना, कि आपको ऐसा लगे। जिस तरह से चाइना वुहान में जनवरी में जैसा वो दिख रहा था, वैसा वो दिखाना चाहते हैं। दैट मे नॉट बी रियलिटी। वो दिखाना चाहते हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो आप एग्जैक्टली देख रहे हैं, जो ट्रम्प बोल रहा है, दोनों में झगड़ा हो गया, बहुत सारी चीजें होगी। तो ये सारी चीजें तो एक सास बहू की सीरियल देख लीजिए, कोई फर्क दिखेगा नहीं आपको। कोई बॉलीवुड की मूवी देख लीजिए, थोड़ा तड़क भड़क, दो दोस्त हैं जो दुश्मन बन जाते हैं, कुछ शक करते हैं, फिर कुछ आगे कुछ होता है। तो ये तो एक फिल्मी वो चल रहा है, तो उसको फिल्म की तरह समझे। लेकिन बस ये है कि इसमें जो विक्टिमाइज हो रहे हैं, वो आप और हम हो रहे हैं, और जो ऑडियंस है वो खुद भी विक्टिमाइज हो रही है, राइट। तो अभी देखिए, एक तरफ यूएस लगा हुआ है और एक तरफ चाइना लगा हुआ है। चाइना की वैक्सीन के ट्रायल भी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से शुरू होने का ऐलान कर दिया था इमरान खान ने। अब शुरू हो भी गए होंगे। चाइना में जो चाइना के जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है मेजर, सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है दुनिया का, 15 दिन पहले की बात है कि वो अनाउंसमेंट हो गया। और अभी तक मुझे लगता है कि अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन ट्रायल शुरू होंगे। इमरान खान ने ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई, आप हमारी जनता में ट्रायल कर सकते हैं। ट्रायल का मतलब ह्यूमन गिनी पिग। देखिए, ह्यूमन गिनी पिग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अपने कंसेंट से ट्रायल देते हैं, चलो मैं खुद ही आ रहा हूँ ट्रायल के लिए, तो मुझे 25 लाख मिलेगा, क्योंकि मैं अपने आप को वॉलंटियर कर रहा हूँ, 25 लाख। लेकिन अब जो पाकिस्तान में हो रहा है या जो भारत में हो रहा है, उन्हें मिलेगा एक फ्रूटी का डब्बा, फ्रूटी और एक बिस्किट का पैकेट। तो ये हो गया ह्यूमन गिनी पिग। मतलब कि आप जब जानवरों को जिस तरह से गिनी पिग बनाते हैं, एवज में कुछ देते नहीं है, वो अपनी मर्जी से आए नहीं होते हैं, तो वो गिनी पिग होता है। जो अपनी मर्जी से आते हैं उन्हें वॉलंटियर बोलते हैं, उन्हें ह्यूमन ट्रायल बोलते हैं। तो ये फर्क है। तो ये सारे ट्रायल भारत में होंगे, ये सारे ट्रायल भारत में हो ही रहे, शुरू हो गए पूना में, आपको तो पता ही है। पूना में ये ट्रायल शुरू हो चुके हैं वैक्सीन के, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन दिए जा रहे हैं कोरोना के पेशेंट को। तो पाकिस्तान में हो चुके हैं। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जितने भी आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, तो हम अब इंसान नहीं है, हम उन चाइना और यूएस के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के गिनी पिग हैं। कब आपकी बारी आ जाए, कब हमारी बारी आ जाए, वो हमें पता नहीं। और उसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सारे हमारे खत्म हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि पेंडेमिक घोषित करते एक लॉ है, उस लॉ के अनुसार आपकी जो चलती है एज ए फंडामेंटल राइट है, वो जीरो हो सकते हैं। जैसे कि एनिमल के फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, राइट। एक चूहा है, उसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं, उसको कैसे भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, खा सकते हैं। सिमिलरली आपके भी नहीं है, हमारे भी नहीं है। तो ये सारा ट्रुथ है। डॉक्टर विशुरप्रा चौधरी साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही।
ये वाकई आंखें खोलने वाली बात है। गिनी पिग बन जाना, हमारी कोई मर्जी ना हो, हमें टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना उन दवाओं के लिए जिससे इंसान मर सकता है। अब तक भी इतने लोग मर चुके, जैसा कि आपने बताया कि जो दवाएं दी जा रही हैं वो एक तरह से मारने के लिए रेसिपी है, जहर बन जाता है। और अब दुनिया का पैसा सब कुछ कुछ खास मुल्कों में इकट्ठा होने वाला काम, वो भी बहुत कुछ हो चुका, वो भी खेल चल रहा है। और अब पूरी दुनिया के लोग गिनी पिग बनेंगे, ये बहुत ही अफसोसनाक है। आखिर में आप पैगाम के तौर पर, मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ये बहुत ही तकलीफदेह बात है जो नतीजा आप बता रहे हैं और जो नजर भी आ रहा है। ये मैं नहीं समझता कि ये आपने चूंकि स्टडी किया है, आप मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि आखिर इतने लंबे लॉकडाउन से, इतनी टेंशन से इससे गुजरे हैं, और जिनके अपने आसपास लोग बूढ़े भी हो गए थे या बीमार थे हैं, उनको भी कोरोना पेशेंट बना दिया गया है। डॉक्टरों को ये इख्तियार हो गया कि जिसको चाहे वो कोरोना की डेथ सर्टिफाई कर दें बगैर टेस्ट किए भी। तो ये बहुत ही गैर मामूली, गैर इंसानी सूरत हाल है। आखिर में आप क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों? दो मैसेज है इस हालात से बाहर निकलने के लिए। चेंज, बदलाव, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बदलाव। बदलाव के लिए दो चीजें हैं जो जितने भी ऑडियंस आप सुन रहे हैं, मुझे खासतौर पे भारत में जो लोग सुन रहे हैं, आप सब जो भी कुछ हैं, जहां भी हैं, आप सब लोग ये दो चीज कर सकते हैं। पहला तो हम उनकी बात करें जो सबसे ज्यादा पीड़ित है इस वक्त, वो है हमारे मजदूर भाई जो अब मजबूर हो चुके हैं मजदूर से और बेघर हो चुके हैं, जिनके घर पहले से भी नहीं थे। वो वैसे भी दिन में एक बार खा के अपना काम चला रहे थे, वो एक बार खाने को भी नहीं है। इसकी इनकी हालत तो आपको देखनी हो तो कोई टीवी में देखने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने घर से बाहर निकलेंगे, मेन रोड पे जाएंगे तो दिख ही जाएगा, और आप देख भी नहीं पाएंगे, इतनी बुरी हालत है। तो जहाँ पे आप बैठे हैं, ये बिल्डिंग या जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इन बिल्डिंग को जिसने बनाया अपने हाथों से, अब उनको उनके हाथ भीख मांगने को मजबूर हो गए। तो पहला जो मेरा एक मैसेज है वो ये कि जो जहां भी है आप कोशिश कीजिए कि दिन भर में कुछ लोगों को, 20 लोगों को, 25 लोगों को आप उनकी मदद करें। जो माइग्रेंट्स हैं उनको खाना खिलाएं, पानी पिलाएं। अभी गर्मी का मौसम है, पानी पिलाएं। बेटर तो है कि संतरा दें, वो पानी भी है और खाना भी है। संतरा दें और वाटरमेलन दें, खरबूज दें, जिससे उनको फ्लू नहीं होगा, फ्लू राइट, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो और पेट भी भरेगा, न्यूट्रिशन भी आएगा। टमाटर दें उनको, टमाटर सस्ता भी आता है, 5-7 टमाटर खा लेंगे तो दिन भर की न्यूट्रिशन कम से कम पूरी हो जाएगी। तो ये करें और जरूर करें, सरकार नहीं करने वाली, आपको करना है, पहली बात। दूसरी बात, बदलाव के लिए ये जो भी चीजें मैंने बताई आपके इस प्रोग्राम में पहले भी आके, आज भी बताई, ये सारी चीजें, इनका सबूत मैंने इकट्ठा करके, मैंने बुक का नाम बताया आपको, कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। वो बुक आप पढ़े, उसमें सारे सबूत हैं। वो सबूत पढ़ के आपको जब लगे कि हाँ जो ये बात है ये सच है जो मैंने बताया, तो बदलाव का हिस्सा बने। बदलाव का हिस्सा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को इन्फ्लुएंस करें। आपके ऊपर आपके कोई और होंगे, उनके ऊपर कोई और होंगे, तो बदलाव का हिस्सा, लोगों को जागरूक करें, अपने आसपास, अपने हायर अथॉरिटी तक पहुंचे। तो हर लेवल में आपको बदलाव का हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो भी स्थिति है इनमें कहीं ना कहीं छोटे से मात्रा में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। आज जो भी हो रहा है, क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं, हम इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। तो ये चीजें जो हो रही हैं उनको होने दे रहे हैं, तो हमारा दोष है इसमें। तो उनको रोकना है, बदलाव करना है, वो भी हमें ही करना पड़ेगा। सब लोग मिलकर करेंगे तो अच्छे दिन एक बार फिर आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब। ये बहुत ही अहम इशू है, वाकई बदलाव की बात जो आपने कही वो सभी को उस पर अमल करना चाहिए, और जो गरीब मजदूर सड़कों पर हैं उनकी मदद करना चाहिए। मैं समझता हूँ इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। सरकारें तो जिन्होंने जैसा जैसा किया और कर रही हैं वो सबके सामने है, घोषणाएं होती हैं, काम नहीं होता। लेकिन जहां कहीं भी होता है तो वो कहीं नीचे के लोग नहीं कर पाते। बहरहाल इंसान को ही इंसान के लिए मददगार साबित होना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ दर्शकों से इजाजत लेता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।